आज की हमारी क्लास वैज्ञानिक पद्धति पर है। पिछली क्लास में हम लोग विज्ञान के गुणों के बारे में जान चुके थे। विज्ञान के गुणों का संदर्भ जब आता है तो उसमें यह है कि कोई भी समस्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन समस्या के संदर्भ में हमें एक प्राकल्पना बनानी होती है और उस प्राकल्पना के आधार पर हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तथ्यों का संकलन करते समय वैज्ञानिक आधार पर उनका परीक्षण किया जाता है और इस परीक्षण के स्वरूप में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम कोई भी अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में किया गया अध्ययन वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर होगा। ये वस्तुनिष्ठ तथ्य किसी न किसी रूप में समाज में पाए जाते हैं। इन वस्तुनिष्ठ तथ्यों को हम लोग वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिक तरीकों से जब प्राप्त करते हैं तो ये वैज्ञानिक पद्धति क्या है। किसी भी पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति नहीं कह सकते जब तक उसमें विज्ञान के गुण शामिल ना हो। आप स्लाइड पे देख रहे हैं, विज्ञान घटनाओं का अध्ययन है और विज्ञान का संबंध पद्धति से होता है, ना कि अध्ययन विषय से। यानी आपकी मेथोडोलॉजी महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट मैटर महत्वपूर्ण नहीं होता। वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके ही हम समाज के सत्य को, उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो कि अनभिज्ञ है लोगों के लिए। इसी संदर्भ में कार्ल पियर्सन का एक कथन है, सत्य तक पहुंचने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, इसके लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति के मार्ग से या उसके द्वार से गुजरना ही पड़ेगा। एक सूत्र के रूप में यदि हम समझें तो किसी भी पद्धति में विज्ञान के गुण शामिल हो जाते हैं तो वही पद्धति वैज्ञानिक पद्धति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम तथ्यों का संकलन करके वस्तुनिष्ठ आधार पर उस सत्य तक पहुंचते हैं जो कि दुनिया के लिए अनभिज्ञ होता है। जॉर्ज लुंडबर्ग ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा कि समाज विज्ञानियों में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। मोटे तौर पर अध्ययन के इसी उपागम को, इसी रास्ते को हम वैज्ञानिक पद्धति का नाम दे सकते हैं। देखिए, लुंडबर्ग की इस परिभाषा में उस विश्वास की बात की जा रही है जो कि विज्ञान के संदर्भ में दृढ़ हो गया है। उनका तर्क है कि जो हमारी समस्याएं हैं, कोई भी हो, चाहे सामाजिक हो या समाज विज्ञान के किसी अन्य धारा से संबंधित हो, उनके अंदर यदि हम निष्पक्ष अपने मन के विचारों का प्रयोग नहीं करके व्यवस्थित अवलोकन यानी सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी जो भी अवलोकन का तरीका है, जो भी उस अवलोकन का मार्ग है जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस अवलोकन के साथ साथ हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो तथ्य हमारे सामने आए उनका सत्यापन हो, और सत्यापन करने के लिए आप जानते हैं हमें विज्ञान के प्रयोग करने पड़ते हैं, क्योंकि जो सत्य होगा वो सदैव एक जैसे परिणाम प्रदान करेगा। इसके बाद जो भी निष्कर्ष निकले उनका वर्गीकरण करना होता है, क्लासिफिकेशन। जैसे किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करें तो उस सामाजिक समस्या के धर्म के बारे में जानकारी अलग लिख दी जाएगी, जाति के बारे में अलग लिख दी जाएगी, धर्म, जाति, लिंग के अतिरिक्त अन्य किसी जानकारी को भी हम अलग लिख सकते हैं। तो ये जो जानकारियों को लिखने का आधार है, ये जानकारी का आधार किसी न किसी रूप में उस सत्य तक पहुंचने का कार्य करता है जो वर्गीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर इसमें हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब उसकी मुख्य बातें कौन सी हैं। जैसे एक समाजशास्त्री ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके एक फील्ड में जाकर अध्ययन किया और वहाँ पता लगा कि जो लोग अशिक्षित थे वो अशिक्षित लोगों के अंदर अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। तो उन्होंने
10 लोगों का अध्ययन किया और 8 व्यक्ति ऐसे निकले जो पढ़े लिखे कम थे और उनके ऊपर जीवन में कोई ना कोई कानून की धारा लगी है, कोई ना कोई उनको आपराधिक गतिविधि में संलग्न मानते हुए दंड सुनाया गया है। तो हमारा ये जो आंकड़ा है, इसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य निकलेगा कि 80% उत्तरदाताओं ने यह बताया कि वो अशिक्षित होने की वजह से अपराधी प्रवृत्तियों में संलग्न थे। तो इस तरह कोई भी जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को अवलोकन के माध्यम से, वर्गीकरण के माध्यम से, व्यवस्थित विश्लेषण के माध्यम से हम प्रखर रूप से प्रस्तुत करते हैं। सूत्र के रूप में कोई भी पद्धति, उसमें विज्ञान का गुण बन जाएगी वैज्ञानिक पद्धति। अब प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है सामान्यता। वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में सामान्य होती है। इसमें कोई विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इस पद्धति के द्वारा विषय से संबंधित सामान्य तथ्यों को ढूंढा जाता है, खोजा जाता है। नंबर 2, जिसका भी हम बड़े पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे थे, इस पद्धति में अध्ययन विषय को ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसे अध्ययन करते समय पूर्व धारणाओं, विचारों, पक्षपात आदि को दूर रखने के लिए हमने कार्य किया था। देखें, किसी भी अध्ययन के अंदर अपने मन के विचार, पूर्वाग्रह, रुचि, पसंद, नापसंद, मत, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति को शामिल नहीं करना ही वस्तुनिष्ठता है। अगर आप ये सब शामिल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें व्यक्ति निष्ठता का गुण आ जाएगा, और जहां व्यक्ति निष्ठता आ जाती है वहां विज्ञान काम करना बंद कर देती है। वस्तुनिष्ठता के रूप में हम पक्षपात वाली विचारों को अलग कर देंगे, न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन को करेंगे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। देखिए, आपने कोई प्रयोग किया, उस प्रयोग का आपको परिणाम प्राप्त हो गया, उस परिणाम को आप अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों पर प्रयोग कर सकते हैं। उसका अनुभव आप काम में ले सकते हैं, उसके बेस पर आप भविष्यवाणी करने की क्षमता रखेंगे। मैं इसका उदाहरण देता हूं कि कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए तो हो हल्ला होने लगा। उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ किया। परिणाम के रूप में पुलिस आई, अश्रु गैस के गोले छोड़े, फायरिंग हुई, एक आदमी मर गया। ये कोई घटना थी और उस घटना का ये परिणाम था। चूंकि आप उस घटना में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे थे, तो आपका अध्ययन करने का जो आधार था वो पूरी तरह वैज्ञानिक था। आपने ये नहीं देखा कि वो किस जाति का सम्मेलन था, कौन लोग थे। आपने केवल ये देखा कि समूह ने मिलकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण, उस समूह गतिविधि के कारण पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। अब मान लीजिए इस घटना के बाद 2 महीने के बाद किसी दूसरे स्थान पर किसी मुद्दे को लेकर लोग सड़कों पर आ जाएं, तो आप अपने पुराने अनुभव के आधार पर यहाँ भविष्यवाणी कर सकते हैं। यहाँ भविष्यवाणी करने का मतलब कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि इस भविष्यवाणी का मतलब है कि आप पुराने अनुभव के आधार पर आप घोषणा कर सकते हैं कि अगर लोगों ने यहाँ कोई बात नहीं मानी तो ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस फायरिंग कर सकती है, अश्रु गैस छोड़ सकती है, और यहाँ पर भी वही पुरानी घटना का परिणाम प्राप्त होगा। तो आपने यहाँ भविष्यवाणी करने की क्षमता को विकसित किया, क्योंकि आप उस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन कर रहे थे। अगली विशेषता है संवेदनशीलता। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जांच किसी भी समय किसी के भी द्वारा की जा सकती है। इस पद्धति के द्वारा जब हम निष्कर्षों की जांच करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति हमें हेल्प करती है कि हम उन तथ्यों के बारे में पता करें, कहीं वो तथ्य काल्पनिक तो नहीं है, इन तथ्यों के माध्यम से कोई असुविधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है, या ये तथ्य किसी अन्य स्वरूप के अंदर
लोगों की जन भावनाओं को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, इस आधार पर इसका सत्यापनशीलता का गुण देखा जाता है। अगली विशेषता है निश्चयात्मकता, यानी वैज्ञानिक पद्धति में निश्चयात्मकता का एक भाव होता है। इसमें संदेह उत्पन्न करने वाले तत्वों को स्थान नहीं मिलता। इसमें सुनिश्चित प्रणालियों के द्वारा अध्ययन संभव है। इनका अनुसरण करके कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच सकता है या उस तक जा सकता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी ये निश्चयात्मकता का गुण रखता है, ऐसा निश्चित रूप से होगा ही होगा। अब यहां मैं कार्ल मार्क्स को कोटेट कर रहा हूं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संघर्ष का शिकार है, शोषित है, पूंजीपति के शोषण के द्वारा उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई है, तो यहाँ निश्चित मुद्दा यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब सर्वहारा वर्ग पूंजीपति के द्वारा प्रताड़ित रहता है तो निश्चित रूप से क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये निश्चितता का गुण है कि वहां क्रांति होगी ही होगी। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं ऑगस्ट कॉम्ट को कोटेट करूंगा। ऑगस्ट कॉम्ट नामक विद्वान ने वैज्ञानिक पद्धति को चरण के रूप में बात करें तो उन्होंने किसी भी अध्ययन के 3 स्तर बताए हैं। पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर और तीसरा है तार्किक या प्रत्यक्षवाद का स्तर। इसको थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। थियोलॉजिकल का मतलब है धर्म के आधार पर, मेटाफिजिकल का मतलब है तत्व के आधार पर और पॉजिटिविज्म का मतलब है प्रत्यक्षवाद के आधार पर। ठीक इस प्रकार अन्य विद्वानों ने विशेष करके गुडेवट, C.A. मोजर, जाहूदा, सेल्चिज ने मिलकर वैज्ञानिक पद्धति के कुछ चरण बताए। सबसे पहले अध्ययनकर्ता को विषय का चुनाव करना पड़ता है। पहला चरण है ये विषय के चुनाव का मतलब है आप किस अध्ययन समस्या का अध्ययन करने वाले हैं, वो अध्ययन समस्या का चयन आप कर लीजिए। आप अपनी पसंद के अनुसार, आप अपने सहज अध्ययन करने की क्षमता के आधार पर विषय का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पिताजी पुलिस विभाग में हैं, तो उसके लिए बड़ा सहज होगा अपने पापा से बात करना, अपने पापा के मित्रों से बात करना कि पुलिस अपराधी को कैसे पकड़ती है। अगर वो क्राइम से संबंधित कोई अध्ययन करे तो उसका विषय चयन हो सकता है। अगर किसी विद्यार्थी की माताजी आंगनबाड़ी की सदस्य हैं तो वो बेहतर तरीके से आंगनबाड़ी के बारे में समझ सकती है। वो अपनी माताजी की सहायता से महिलाओं का, बच्चों का अध्ययन करने में सहज है, तो अपनी पसंद, रुचि, क्षमता, अनिवार्यता और उपलब्धता के आधार पर विषय का चयन होता है। आपने विषय का चयन कर लिया, फिर दूसरा चरण आपके लिए महत्वपूर्ण है अध्ययन के साधनों तथा पद्धतियों का चयन, कि आप उस अध्ययन को करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करेंगे। आप प्रश्नावली विधि काम में लेंगे, साक्षात्कार लेंगे, अनुसूची लेंगे, ये आपको निश्चित करना होगा। क्योंकि विषय का चुनाव जब तक आप नहीं कर लेते हैं उसके बाद बहुत बड़ी चुनौती यही है कि आपकी अध्ययन पद्धति भी सही हो। अब सेंसिटिव मुद्दों का मामला हो तो वह ऑब्जर्वेशन बढ़िया रहता है, पढ़े लिखे लोग हों तो प्रश्नावली विधि बढ़िया रहती है, अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो अनुसूची विधि बढ़िया रहती है। अगर कोई व्यक्ति व्यस्त है, कोई धनाढ्य वर्ग से संबंध रखता है, इलीट ग्रुप से संबंध रखता है, तो उसका अपॉइंटमेंट लेकर इंटरव्यू लेना सही रहता है। अगर व्यक्ति उपस्थिति नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो जब वो था उसके दिए गए भाषण, रिकॉर्डिंग, समाचार पत्रों में छपी खबरें, ये यहाँ पर काम की वस्तु बन सकती है। तो अंतर वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं। क्षेत्र विशेष के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने की दृष्टि से एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो भी पद्धतियां हैं ये वैज्ञानिक पद्धति में चरण के रूप में आती हैं। इसके बाद समंक स्रोतों का अनुमान। आपको
कौन से स्रोत काम में लेने हैं, प्राइमरी लेने हैं, सेकेंडरी लेने हैं, टर्सरी लेने हैं, इनके बारे में चयन कीजिए। प्राइमरी का मतलब कोई भी अध्ययन पहली बार खुद आप स्वयं फील्ड में जाकर अध्ययन कर रहे हैं, प्राइमरी। किसी और ने अध्ययन किया, किसी और ने पुस्तक लिखी, आप उस सामग्री का लाइब्रेरी में जाकर उपयोग कर रहे हैं, आप उस सामग्री के माध्यम से कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये सेकेंडरी हो गया। और चरणबद्ध आधार पर जब बहुत से लोग कोई आंकड़े इकट्ठा करें तो उसे हम तृतीयक तथ्य कहते हैं, जैसे जनगणना के आंकड़े, आबकारी नीति के आंकड़े, और भी आबकारी नीति कहते हैं जो सरकार की फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट जो योजनाएं बनाता है उसके आंकड़े। उसमें बहुत से लोगों का योगदान होता है और बहुत सारे लोग मिलकर वहां पर कोई तथ्य ला रहे हैं, आप उन तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं। चौथे चरण के रूप में पूर्व अध्ययन और पूर्व परीक्षण, इसको पायलट भी कहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट रिसर्च। देखिए, किसी स्थान पर 2000 लोग हैं, आपने कोई टेक्निक चुन ली, टेक्निक का तरीका चुन लिया। अगर आप उस पर पूरा पैसा खर्च कर दें और टेक्निक में मान लीजिए कोई कमी हो, तो ऐसी स्थिति में वो कमी होने के आधार पर वो टेक्निक में पैसा खर्च होगा। इसका तरीका क्या है? 2000 में से 2-3 लोगों से आप स्टडी करके देख लो, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। पहले से ही जो भी समस्या आने वाली होगी उसका आपको पहले से पता लग जाएगा और आप उस समस्या का निदान करके आगे अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो पहले से ही परीक्षण करके, अध्ययन करके, अध्ययन के बारे में अनुमान लगाया जाता है, ये इस चरण में आता है। उसके बाद समय और व्यय का अनुमान, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, इसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, उसके बारे में पूरा अंदाजा लगाया जाता है। ये पूरी पेपर में लिखना इस चरण का हिस्सा है। अब आपके पास सब्जेक्ट है, टेक्निक्स कौन से काम में लोगे वो है, आपने पूर्व में अध्ययन भी कर रखा है, आपके पास टाइम और पैसे का भी अनुमान हो गया। अब समस्या आ रही है चरण के रूप में, अध्ययन कौन करेगा, उस कार्यकर्ता का चुनाव हम कैसे करें, उसको ट्रेनिंग कैसे दें। तो जो भी अध्ययन करता होगा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला, उसको हमें कुछ व्यवहारिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। भैया अपनी भाषा पे कंट्रोल करना, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करना, उसको बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति झूठ बोले तो उसके क्रॉस चेक करना, अपने को संयमित कैसे रहना है, देश काल परिस्थिति में कोई चुनौती उत्पन्न हो जाए तो उसका सामना कैसे करना है, ये सब पहले से ही निश्चित करके उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसको बोलते हैं कार्यकर्ताओं का चुनाव और प्रशिक्षण। इसके बाद तथ्यों का संकलन, फील्ड में जाकर हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। ये संकलन हम इस आधार पे कर सकते हैं कि अध्ययनकर्ता विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करे, उत्तरदाता यदि कुछ अनावश्यक जानकारी उसे प्रदान करने का प्रयास कर रहा है उसको ध्यान ना दे, और जो भी सूचनाएं उसे मिल रही है उनको क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करता हुआ वो संकलित कर ले, उनको किसी पेपर में उतार ले। ये जो सामग्री होती है कच्चे माल की तरह है, अभी इसका प्रोडक्शन बनना बाकी है। उस सामग्री को आप क्लासिफाइड करेंगे, जैसे धर्म के संबंधी जानकारी एक कॉलम में, वर्ण जाति लिंग की एक कॉलम में, व्यक्तिगत सूचनाएं एक तरफ, समाधान एक तरफ, सुझाव एक तरफ, ऐसे अलग अलग क्लासिफाइड करके उसको वर्गीकृत कर लेंगे। उसके बाद अंतिम चरण के रूप में सामान्यीकरण, आपने किसी एक अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन करके आंकड़े निकाले, अब आप किसी दूसरे अध्ययन क्षेत्र में जाकर, दूसरे स्थान पर जाकर उसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको समान परिणाम प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये विधि सामान्यीकरण कहलाती है। वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का, जैसे सबसे पहले विषय का चुनाव था, इसमें विषय के चुनाव में अनुसंधान कार्य की दृष्टि से विषय का चुनना व्यवहारिक होता है। आप किस तरह के अध्ययन को करने में सक्षम है ये भी देखा जाता है। इसके अतिरिक्त आप अध्ययन की पद्धति के रूप में साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, निरीक्षण यानी अवलोकन और द्वितीयक सामग्री इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समग्र स्रोतों का अनुमान लगाया जाता है कि आप उन तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसी का वर्णन इसमें दिया गया है। इन सब के अतिरिक्त आप पूर्व परीक्षण करेंगे, समय व्यय का अनुमान लगाएंगे, कार्यकर्ताओं को चुनाव यानी उनको सेलेक्ट करना, उनका परीक्षण करना, अपने अनुभव के आधार पर, उनमें लगनता के आधार पर उनको देखना, तथ्यों का संकलन करना, वर्गीकरण करना,
ये सब इस सामग्री के अंदर आता है। इसके बाद हमने बताया सब कुछ डेटा कलेक्ट हो गया, वर्गीकरण के द्वारा तथ्यों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण की सहायता से सामान्य कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और इससे उपकल्पना की परीक्षा होती है। यह सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है। सामान्यीकरण को एक रिपोर्ट राइटिंग के रूप में, प्रतिवेदन के रूप में भी हम तैयार करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वैज्ञानिक पद्धति का हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने के आधार पर हमने देखा कि वैज्ञानिक पद्धति में अंतिम जो बिंदु है वो सामान्यीकरण का है। सामान्यीकरण के इस बिंदु में हम अलग अलग क्षेत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उन जानकारियों के आधार पर एक कंपाइल्ड डेटा बना लेते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं और यह निष्कर्ष सामान्य नियमों का निर्माण करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री का अध्ययन किया, फैक्ट्री का चयन विषय हो गया, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज विधि का चयन कर लिया, इसके आधार पर तथ्य संकलन कर लिए। तथ्य संकलन करने के आधार पर सामान्यीकरण यह आया कि वहाँ मालिक के द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक बिंदु निकल के आया कि पूंजीपति सरवारा का शोषण कर रहा है। आपने सामान्यीकरण करने के लिए उसी औद्योगिक क्षेत्र की दूसरी फैक्ट्री में गए, तीसरी में गए, चौथी में गए, पता लगा आपने 15-16 फैक्ट्रियों का अध्ययन किया। सामान्य अर्थ में एक ही तथ्य निकल के आया कि पूंजीपति के द्वारा सरवारा वर्ग का शोषण हो रहा है। अब ये जो शोषण का आधार बन रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, एक निष्कर्ष तर्ककारी वाक्य बना सकते हैं कि जहाँ शोषण होगा वहाँ क्रांति होगी, जहाँ श्रम को बेचा जाएगा वहाँ पूंजीपति का उद्देश्य कम समय में अधिक उत्पादन करना रहेगा, चाहे वो अपने मजदूरों की मजदूरी काटे, उनको ओवर टाइम करवाए। ये कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने इसी तरह के निष्कर्षों को निकालकर अपनी अलग अलग विचारधाराएं बनाई थी। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत विकसित किया था। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान के गुणों से सरोवर एक ऐसी पद्धति है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके माध्यम से हम न केवल सामाजिक यथार्थ तक पहुंचते हैं बल्कि अनुसंधान के लिए हमें नए आयाम प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अगली क्लास में नए बिंदु के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। आप इसे ध्यान से पढ़ें, आपको PDF मिल जाएगी, आप उसका अध्ययन करते रहना।